नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और विशाल सफर पर निकलने वाले हैं। मुगल साम्राज्य का पतन। ये सिर्फ एक नाम या कोई साधारण घटना नहीं है। अगर हम इस पूरे कालखंड को अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करें तो ये भारत में 300 से भी ज्यादा सालों के दौरान हुए एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन की कहानी है। तो चलिए, आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक के घटनाक्रम की एक स्पष्ट तस्वीर उकेरते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मुगलों का उदय। दूसरा, सोने की चिड़िया का आकर्षण। तीसरा, ब्रिटिश व्यापारियों की वो सीक्रेट व्यापारिक रणनीति। और अंत में 1857 का वो साल जब मुगल शासन का पूरी तरह से अंत हो गया। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुगलों का उदय। ये वो दौर था जब एक ऐसी ताकत की एंट्री हुई जिसने आने वाले कई 100 सालों के लिए उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये 300 सालों से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा कालखंड है। शुरुआत होती है साल 1526 में, जब बाबर भारत आया, और फिर 16वीं सदी में ब्रिटिश व्यापारियों की एंट्री, 17वीं सदी के अंत तक उनका सैन्य निर्माण और अंततः 1857 में मुगल राज का खात्मा। 1526 से 1857 तक का ये सफर वाकई सत्ता के एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है। ये जानना सच में हैरान कर देता है कि मुगलों की ताकत किस लेवल तक बढ़ चुकी थी। मतलब सच में उनकी सेना में लाखों सैनिक शामिल हो गए थे। उनका दबदबा इतना जबरदस्त था कि उस वक्त उन्हें चुनौती देना लगभग नामुमकिन सा लगता था। एकदम अजेय और विशाल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो विशाल अजेय मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ शुरुआत में आए कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिश व्यापारी। अंग्रेजों ने मुगलों से भिड़ने की कोशिश तो की, लेकिन सच कहें तो शुरुआत में वो बिल्कुल बच्चों की तरह हार गए थे। उस वक्त मुगलों के सामने उनका टिकना बिल्कुल असंभव साबित हुआ। अब हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, सोने की चिड़िया का आकर्षण। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि भाई, जब अंग्रेज शुरू में ही इतनी बुरी तरह हार गए थे, तो आखिर वो कौन सी चीज थी जो इन विदेशी ताकतों को बार बार यहाँ खींचकर ला रही थी। खैर, इस सवाल का जवाब इतिहास के एक बहुत ही मशहूर नाम में छिपा है, सोने की चिड़िया। भारत को यूं ही नहीं ये नाम मिला था। यहाँ अपार सोना, अकूत संपत्ति और बेशुमार संसाधन मौजूद थे। उस दौर में इस जमीन की रईसी और आर्थिक संपन्नता बिल्कुल अपने चरम पर थी। लेकिन इस बेजोड़ दौलत का नतीजा भी बहुत भारी पड़ा। इस अकूत संपत्ति ने विदेशी हमलावरों को हमेशा एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचा। इसी आकर्षण और बार बार होने वाले हमलों की वजह से दुर्भाग्य से इस भूमि को इतिहास में कई बार लहूलुहान होना पड़ा। और यही चीज हमें हमारे तीसरे हिस्से की ओर ले जाती है, ब्रिटिश गुप्त व्यापारिक रणनीति। जब उन्हें समझ आ गया कि सीधे हमले से तो बात नहीं बनने वाली, तो उन्होंने एक बहुत ही लंबी और सीक्रेट कूटनीतिक चाल चली। इस रणनीति के ये तीनों चरण बहुत ही दिलचस्प हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में वो बिल्कुल शांत व्यापारियों के भेष में यहाँ आए। फिर उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। दशकों तक वो चुपचाप यहाँ की ताकतों और कमजोरियों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते रहे, और फिर गुपचुप तरीके से अपनी सैन्य ताकत और आधुनिक हथियारों को बढ़ाना शुरू किया। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि दशकों के धैर्य का नतीजा था। इस लंबे इंतजार का असर 17वीं शताब्दी के आखिर तक साफ दिखने लगा। तब तक अंग्रेजों ने इतने आधुनिक हथियार और सैन्य शक्ति इकट्ठी कर ली थी कि तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो मुगलों को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और अब हम पहुंच गए हैं आज की इस चर्चा के सबसे निर्णायक और आखिरी हिस्से पर, 1857, मुगल शासन का अंत। यहाँ आकर वो सदियों पुरानी रणनीति अपने चरम पर पहुंचती है और घटनाओं की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो जाती है। 1857, इतिहास का वो मील का पत्थर जिसने सब कुछ पलट दिया। ये वो साल था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और तत्कालीन मुगल राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय को तख्त से हटा दिया। 1526 से शुरू हुआ वो विशाल सफर अब अपने आखिरी मुकाम पर था। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक समय के इतने बड़े साम्राज्य के राजा का क्या हश्र हुआ होगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय को उनके ही साम्राज्य से बहुत दूर निर्वासित कर दिया गया और बर्मा की एक जेल में कैद कर दिया गया। सत्ता के इतने बड़े केंद्र का ऐसा अंत वाकई एक पूरे युग के खत्म होने का दुखद प्रतीक था।
और बात सिर्फ राजा तक ही खत्म नहीं हुई। मुगल वंश के जो भी वारिस बचे थे, उनके साथ भी बहुत कठोर कार्रवाई की गई। शाही परिवार के बाकी सदस्यों को या तो योजनाबद्ध तरीके से पकड़ लिया गया या फिर अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। पूरा का पूरा शाही ढांचा बिखर चुका था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि बर्मा की उसी जेल में कैद के दौरान बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन हो गया। और बस इसी एक घटना के साथ मुगलों का वो 325 साल पुराना शासन, उनका वो शानदार तख्त और उनका पूरा प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब इसके ठीक 1 साल बाद आता है वर्ष 1858। इस 1 साल के अंदर जो उथल पुथल हुई, वो सत्ता के पूरी तरह से ट्रांसफर होने का बिल्कुल आखिरी चरण था। 1858 में भारत का पूरा नियंत्रण आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, और इसके साथ ही भारत पर अंग्रेजों के सीधे और औपचारिक शासन की शुरुआत हो गई। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को करीब से देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या किसी भी विशाल साम्राज्य को सिर्फ और सिर्फ उसकी सैन्य ताकत के दम पर बचाया जा सकता है, या फिर अंततः कूटनीति और दशकों की शांत रणनीति ही हमेशा बाजी मार ले जाती है? लाखों की उस अजेय फौज के पतन और व्यापार के बहाने आई एक शक्ति के उदय की ये कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।